वंदे मातरम साथियों। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पत्थर उछालने वाले आप लोग हैं और इस भर्ती में ये इतनी हिम्मत कर रहे हैं पत्थर उछालने की, तो निश्चित ही है कि आप लोगों को ये पद मिलने वाला है अगर अपनी कंटिन्यूटी अगले 2.5 महीने में हम जारी रखते हैं। साथियों, सबसे पहले तो कि ये जो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, इसमें मात्र 10 से 15% लोग ही, जितना फॉर्म भरा है उसकी तैयारी करने वाले अपने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर साथी अपने आप को दौड़ से बाहर कर चुके हैं, अपने आप को हार मान चुके हैं पहले ही, और हारे हुए को, और विशेषकर मन से हारे हुए को कभी जिताया नहीं जा सकता साथियों। इसलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आप कभी मन से ना हारें, क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा पद आप प्राप्त करने जा रहे हैं और उस पद को प्राप्त करने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जो अपने आप को पूरे आत्मविश्वास के साथ कंपटीशन में बनाए रखता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के जो पेपर है थर्ड, सभी विषयों के लिए अनिवार्य है उसमें, और इस असिस्टेंट प्रोफेसर में हमारा करने का मकसद ये है कि मैं आपको एक 2 वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। हालांकि कुछ एक वीडियो यूट्यूब पे मेरे आते रहेंगे इससे संबंधित जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत से साथी क्या चाह रहे हैं, बहुत से साथी ये चाह रहे हैं कि पूरा राजस्थान जीके जो हमारा टॉपिक वाइज है उस पूरे राजस्थान जीके को करवाया जाए। तो मेरा प्रयास ये है कि हम एक क्रैश कोर्स शुरू करें जो मंथन पीलीभंगा ऐप है उस पर। मंथन पीलीभंगा ऐप बराबर दिख रहा है आपको। इस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हम क्या करेंगे, आगे आने वाली 24 जनवरी से एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के क्रैश कोर्स का। और ये राजस्थान जीके के जो क्रैश कोर्स का बैच है, ये नाम मात्र की फीस पर अभी शुरू किया जाएगा। 26 जनवरी तक इसकी नाम मात्र की फीस रहेगी और वो 1000 रुपए रहने वाली है पूरी सिलेबस की। और सिलेबस में क्या होगा यही मेरे को बताना है आज। साथियों, इसमें क्या है कि प्रत्येक मुख्य टॉपिक, प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है राजस्थान जीके में, उसको हम छुएंगे। आज जैसे मैं एक टॉपिक करवा रहा हूं, ठीक ऐसे टॉपिक करवाएंगे। कोई भी टॉपिक है उसको बोर्ड पर खोलकर मैं आपके सामने रखूंगा, अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और आपको निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आपको याद भी हो जाएगा। और उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी मेरी तरफ से क्या रहेगा, कोई भी टॉपिक है राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे सिलेबस के, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उनको आपको 35 से 40 कक्षाओं में करवाना। और ये 35 से 40 कक्षाएं हैं, ये रेगुलर जो हमारी प्रारंभ होगी वो 24 जनवरी से होगी, हमारे ऐप पे होगी। ठीक है साथियों, अब अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमने टॉपिक लिया है वो मुस्लिमों के प्रति राजपूतों के विरोध में लिया है। उसमें कुछ एक शासकों के नाम दिए हैं और उन्हीं में से एक शासक है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का काल बहुत ही छोटा रहा है, 302 से 303 तक, और ये मेवाड़ के शासक रहे हैं। और मेवाड़ के बारे में हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि मेवाड़ जो था, इसको अगर हम देखें मेवाड़ को, तो मेवाड़, अब इसको क्षेत्र को उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं, उदयपुर अथवा मेवाड़। यहां पर गुहिल वंश का शासन था साथी। गुहिल वंश है, ये गुहिल वंश 566 ईस्वी में स्थापित होता है और 566 ईस्वी में स्थापित होने के बाद आजादी तक बना रहता है। परंतु यहां ये ध्यान रखना है कि इसकी 2 शाखाएं हो जाती है आगे 1158 ईस्वी में। तब मित्रों 1158 ईस्वी में यहां के शासक थे करण सिंह, और इन करण सिंह को रण सिंह भी कहते थे। करण सिंह, इनके काल में इनकी 2 शाखाएं होगी। एक शाखा तो होगी रावल शाखा, और ये रावल शाखा यहां पर शासन करने लगी थी मेवाड़ में, और दूसरी
शाखा थी, इनका बेटा था राप, उसने सिसोदा ग्राम में अपना परिवार बसाया और वहीं पर वो थोड़ा अपना उनको जागीर मिली सिसोदा गांव की एक है, तो सिसोदा गांव में होने के कारण दूसरे कहलाए सिसोदिया। यानी गुहिल वंश है वो रावल शाखा और सिसोदिया शाखा दो में बंट गया था 1158 के बाद। हालांकि मेवाड़ पर शासन है वो रावल शाखा का रहा है। कब? 1158 के बाद। 1158 से 303 यानी रावल रतन सिंह है, ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह। और फिर हम देखेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के साथ विरोध देख रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि 1303 से लेकर 1326 तक इस पर अलाउद्दीन खिलजी और उनके वंशजों का अधिकार रहता है चित्तौड़गढ़ पर। और 1326 में फिर ये सिसोदिया जो थे, ये राणा शाखा थी। सिसोदिया अथवा राणा शाखा, ये अपने नाम के आगे महाराणा लगाते थे, ये रावल लगाते थे। तो राणा हमीर है, ये राणा हमीर 1326 में पुनः अधिकार करता है और ये सिसोदिया वंश की नींव डालता है। सिसोदिया वंश अथवा राणा शाखा है, ये 1326 से लेकर 1947 तक की शासन करती है। मूलतः ये गुहिल वंश है, यानी गुहिल वंश की दो शाखाएं थी मोटे तौर पर ये बात। अब अपने काम की बात हम करते हैं। काम की बात यह है कि रावल रतन सिंह हमारे दिया हुआ है सिलेबस में, और रावल रतन सिंह के मुस्लिमों के साथ क्या विरोध रहे थे उसकी हम बात करते हैं। अब देखिए, रावल रतन सिंह पर क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो संभावना है चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा क्या था? तो यहां क्या है कि रावल रतन सिंह के टाइम चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा होता है और इसी पे क्वेश्चन बनेंगे, और रावल रतन सिंह का कोई भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। अब देखिए, यहां अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले तो कि शाखा क्या होता है। ध्यान रखेंगे शाखा क्या होता है। शाखा में दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो होता है केसरिया, जिसको कहते हैं केसरिया करना, और दूसरा होता है जोहर, इसे जोहर करना कहते हैं। ये शाखा प्रथा प्रचलित है, ये राजपूत जाति में प्रचलित थी। और यहां मित्रों अपने को ध्यान रखना है केसरिया क्या होता था। जब कोई दुश्मन राजपूत शासक पर आक्रमण कर देता था और राजपूतों के लिए जीत की कोई भी संभावना नहीं बचती थी, तब राजपूत वीर है वो केसरिया साफा और केसरिया वस्त्र पहनकर अपने किले से बाहर निकलते थे और अपने दुश्मन पर टूट पड़ते थे। यानी उनका उद्देश्य ये होता था कि हम तो हारे हुए ही हैं, हम तो मरे हुए ही हैं, परंतु दुश्मन के जितने लोग मारे जा सकते हैं उन्हें मार दो। तो हार निश्चित होती थी, तब ये निकलते थे और दुश्मन पे टूट पड़ते थे, यानी शहीद हो जाते थे राजपूत वीर। इनको कहते थे केसरिया करना। और केसरिया करते थे राजपूत वीर। उससे पहले वो राजपूत जो वीरांगनाएं थी, राजपूत जो महिलाएं थी, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए उन्हें मुख्यतः क्या होता था, हर एक दुर्ग में एक कुंड होता था और कुंड में अग्नि जलाकर और उसमें वो कूद जाती थी, यानी जोहर कर लेती थी सभी महिलाएं। जहां केसरिया और जोहर साथ साथ होता था, मोस्टली यही होता था। जैसलमेर में ऐसा हुआ है कि जोहर नहीं हो पाया था, वो अपने है ही नहीं सिलेबस में। तो यहां अपने को ध्यान रखना है केसरिया और जोहर साथ साथ होता था, और जब ये दोनों साथ होते थे तो इस घटना को क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में पहला शाखा होता है वो रावल रतन सिंह के टाइम होता है और इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। देखिए, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा क्या रहा है। अब इसमें चित्तौड़गढ़ के पहले शाखे में दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है, वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या थे, ये अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अपनी घटनाएं देखते हैं पहले। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा होता है। चित्तौड़गढ़ का शाखा कब होता है, 26 अगस्त। ये डेट ध्यान रखनी है मित्रों, ये पूछ ली जाती है। 1303 को होते हैं। चित्तौड़गढ़ में कुल 3 शाखे हुए और इन 3 शाखों में जो पहला शाखा होता है 26 अगस्त 1303 को होता है। किसके समय होता है, रावल रतन सिंह के समय होता है। क्यों होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था वो आक्रमण करता है, इसलिए होता है।
अब इस आक्रमण के कारण क्या था? अब देखिए यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना कि आक्रमण का कारण। अब देखिए इतिहासकार इसके कारण को लेकर एक मत नहीं है। एक मत क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो मुख्य कारण माने जाते हैं मित्रों। एक तो अमीर खुसरो, ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के पहले साके के समय कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उपस्थित था? तो ये अपने को ध्यान रखना है, अमीर खुसरो है ये चित्तौड़गढ़ के पहले साके के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमारे यहां उपस्थित था, यह आप ध्यान रखें। तो यहां क्या है कि अलाउद्दीन, ये अमीर खुसरो है, ये एक पुस्तक लिखता है, इस पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतू। अब देखिए पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, खजाइन उल फुतू नामक पुस्तक थी। इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम था वो था तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई इसी पुस्तक का नाम था, खजाइन उल फुतू इसी पुस्तक का नाम था साथियों। ये अमीर खुसरो द्वारा पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक में इन्होंने कारण बताया है। किसका कारण बताया है? कारण बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया था और ये खुसरो इस आक्रमण के समय प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ उपस्थित था। इन्होंने कारण एक बताया है कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी था। महत्वाकांक्षी था यानी और साम्राज्यवादी था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, साम्राज्य की को मजबूत करने के लिए उसे अपनी सीमा पर शक्तिशाली राज्य को नष्ट करना था और इस कारण उसने इस पे आक्रमण किया। दूसरा कारण ये बताता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये चित्तौड़गढ़ को इसलिए प्राप्त करना चाहता था क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये क्या है कि एक तो मालवा, दूसरा गुजरात, मालवा देख लीजिए ऊपर दिख रहा होगा, मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत, इन तीनों जगह में जब जाना होता था यानी अपने साम्राज्य को विस्तार करना है मालवा की तरफ, गुजरात की तरफ और दक्षिण भारत की तरफ, तो क्या है कि इसको चित्तौड़गढ़ जीतना जरूरी था क्योंकि ये रास्ते में पड़ता था और इनकी एक तरह से कुंजी का काम कर रहा था। अब कुल मिला के अमीर खुसरो अपनी पुस्तक में ये बताते हैं कि वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, मालवा और गुजरात की तरफ जाना चाहता था, दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इन सब के लिए अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करना था। ये कारण अमीर खुसरो के द्वारा बताया गया है। पूछा जाए नाम से तो ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, पुस्तक इंपोर्टेंट है। दूसरे विद्वान कौन है? दूसरे विद्वान है मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी एक पुस्तक लिखते हैं और इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है पद्मावत। और ये पद्मावत पुस्तक कब लिखी गई? पद्मावत पुस्तक 1540 ईस्वी में लिखी गई, 1540 में। यहां दोस्तों एक चीज गौर करेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के काल में पद्मावत की रचना करते हैं। इतिहास के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। अब 1540 में शेरशाह सूरी के काल में जब ये इसकी रचना करते हैं यानी साका होता है 1303 में, पुस्तक लिख रहे हैं 1540 में, यानी लगभग 237 साल का अंतर है। जो युद्ध साका हुआ है, युद्ध हुआ है उसमें, और वास्तव में जो पुस्तक लिखी गई है इसमें ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण, जो इनका काल्पनिक लगता है, झूठा लगता है, मिथ्या लगता है, परंतु ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अपने को प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है, इसलिए ध्यान रखिए कि इनका कारण अपने को ध्यान रखना होगा। ये कारण बताते हैं कि इनकी रावल रतन सिंह है, इन रावल रतन सिंह की रानी थी रानी पद्मिनी, और ये रानी पद्मिनी अत्यधिक सुंदर थी और अत्यधिक सुंदर थी और इसको प्राप्त करने के लिए, ये अत्यधिक सुंदर थी
और इसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। ये एक ही कारण बताते हैं रानी पद्मिनी को। यहां देखिए राजस्थान जीके में 3-4 बार ये पूछा गया साथियों, जो पद्मावत में वर्णन है कि रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के सामने किसने किया। तो यहां आपने ये ध्यान रखेंगे कि एक ब्राह्मण था, इसमें पद्मावत में बताया गया है कि एक ब्राह्मण है जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन ब्राह्मण है। इस राघव चेतन ब्राह्मण को रावल रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था अपमानित करके, और राघव चेतन है इस अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसके पास जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मिनी का वर्णन करता है और रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता है, और रानी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को उकसाता है। ये कहती है पद्मावत। तो पद्मावत का कारण ध्यान रखना है। अब देखिए यहां थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि रानी पद्मिनी कौन थी। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप, जिसको अब हम क्या कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं, सिंहल द्वीप, ये सिंहल द्वीप है। इस सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व इनकी रानी थी चापावती। गंधर्व सेन और चापावती की पुत्री थी। राजा गंधर्व सेन और उनकी रानी चापावती की पुत्री थी कौन, उनकी पुत्री थी रानी पद्मिनी, और ये अत्यधिक सुंदर थी। ये आपने को ध्यान रखना है। ये दोनों पुस्तकें ये कारण बताती है, और राघव चेतन का भी उल्लेख रहता है, रानी पद्मिनी का भी रहता है। अब अपने आगे देखेंगे, एक देखिए फिल्म भी बनी है पद्मावत, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन राजस्थान में ट्रेंड रहता है। कोई भी विवादित प्रश्न हो, कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, उस पर फिल्म का निर्माण होता है, उसके डायरेक्टर का, उस पर्सनालिटी का रोल किसने किया है उसके बारे में पूछा जाता है। तो अपने उस पर भी बात करेंगे। पहले इतनी सी बात कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करता है। दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग कारण बताते हैं, दोनों का ही पूछा जाता है, दोनों की पुस्तकों का ध्यान रखना है। ज्यादा वास्तविक प्रतीक कौन सा होता है अगर अपने से पूछा जाए तो अमीर खुसरो का होता है। ठीक है, अभी इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किस कारण किया आक्रमण, जो भी कारण रहा हो, ये दो कारण हमारे सामने थे, पर उसने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने के बाद क्या होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए ये कहा जाता है, अमीर खुसरो लिखता है अपनी खजाइनुल में कि ये महाराजा है, ये 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से दरबार सहित रवाना हो गए थे, और ये 26 अगस्त को हुआ है, यानी लगभग 8 माह तक इस कार्य में लगे रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाल लिया था किसने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाल लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये लगभग 8 माह रहा था, लगभग 8 माह घेरा डाल के रखा था। अब देखिए यहां एक अपने समझ आधारित क्वेश्चन जो अवधारणात्मक पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, वो ये रहता है साथियों कि यहां पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि घेरा क्यों डाला जाता था, कारण क्या था। जैसे कोई भी दुर्ग है, वो हमेशा दुर्ग क्या होते थे साथियों, दुर्ग जैसे पहाड़ियों पे बनाए जाते थे, अक्सर पहाड़ी पे दुर्ग का निर्माण किया जाता था। अब यहां आसपास से कोई भी दुश्मन नीचे से आ रहा है, चाहे इधर से आ रहा हो चाहे इधर से आ रहा हो, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी होती थी, और जो पहले से ऊपर है उनको उन पे आक्रमण करने में आसानी होती थी। सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ियों पर दुर्ग बनाए जाते थे। ये जो चित्तौड़गढ़ का शाखा होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये मैसा पठार है, और मैसा पठार की छोटी सी पहाड़ी थी, उस पे बनाया गया था। तो यहां क्या है कि ये लोग क्या करते थे, दुश्मन लोग, ये सीधा चढ़ तो पाते नहीं थे क्योंकि इनको ऊपर से आक्रमण करते थे, नुकसान ज्यादा होता था, इसलिए ये दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल देते थे। घेरा डालने का मकसद ये था कि चारों ओर से रास्ते बंद कर दो,
किसी प्रकार का पानी, खान पान, भोजन न पहुंचे, क्योंकि कभी न कभी तो दुर्ग में पानी खत्म होगा, भोजन खत्म होगा, और पानी और भोजन खत्म होगा तो दुर्ग में जो राजा रानी और उनके लोग हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा, और जैसे ही बाहर निकलेंगे हम उन पर आक्रमण कर देंगे। ये नीति होती थी और यहां भी यही हुआ। लगभग 8 माह तक घेरा डाल के रखा है, और इस घेरे के बाद जब स्थिति ये आई कि अब पार नहीं पड़ेगी, तो क्या होता है मित्रों कि राजपूत बाहर निकलते हैं, और राजपूत बाहर निकलने के बाद ये साका होता है। यहां क्या है कि जो साका हुआ है चित्तौड़गढ़ का, वो गोरा व बादल के नेतृत्व में हुआ है। यहां अपने से पूछा जा सकता है कि रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा थे और बादल थे। गोरा था ये रानी पद्मिनी का चाचा था, और बादल था ये रानी पद्मिनी का चचेरा भाई था। चचेरा भाई और चाचा, यानी ये चाचा भतीजा थे स्वयं। तो ये चाचा और चचेरा भाई थे रानी पद्मिनी के, इनके नेतृत्व में, इनके सेनापतित्व में, ये सेनापति थे, इनके सेनापतित्व में क्या हुआ कि ये युद्ध लड़ा गया, और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहां युद्ध लड़ने के लिए आया था। और 26 अगस्त 1303 को जैसे ही साका होता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी का इस पर अधिकार हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी है वो कत्लेआम का आदेश देता है। साथियों, अपने को ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए हैं। कितने साके हुए? 3 साके हुए। उसमें 2 महत्वपूर्ण है, 2 हमारे क्वेश्चन आएंगे, दोनों अपने को करने पड़ेंगे। यानी 2 महत्वपूर्ण कौन से हैं? एक पहला और एक तीसरा। हालांकि दूसरा भी हम देखेंगे, बाई चांस उस पे क्वेश्चन बने तो, बाकी पहले और तीसरे से क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अपने सिलेबस के अनुसार। अब देखिए यहां क्या कि कत्लेआम, आम लोगों की हत्या, आम लोगों की हत्या कोई भी शासक ऐसा आदेश देता नहीं था। यहां पहले साके के समय भी आदेश दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने, और तीसरे साके के समय मुगल बादशाह अकबर था जो स्वयं आया था वो भी, और उसने भी कत्लेआम का आदेश दिया था। तो इस कत्लेआम में पहला जो साका होता है, लगभग 30,000 लोग मारे गए थे। 30,000 लोग हैं वो इस कत्लेआम में मारे गए हैं। ये एक तरीके से किसी भी शासक पर कलंक माना जाता था। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का इस पे अधिकार हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने सबसे बड़े पुत्र खिजर खान को, खिजर खान है, इसको यहां का प्रशासक नियुक्त किया। कहां का? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का खिजर खान को प्रशासक नियुक्त किया, और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर, और खिजर खान को यहां का शासक नियुक्त कर दिया। खिजर खान है वो 1303 से लेकर 1315 तक यहां रहता है, परंतु जैसे ही 1315 के लास्ट में, जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। जैसे ही 1315 के लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत खराब होती है, तो खिजर खान दिल्ली लौट जाता है, और जैसे ही दिल्ली लौटता है तो 1315 के बाद मालदीव सोनगरा, इसको मुछाला मालदीव भी कहते हैं, क्योंकि ये मालदीव सोनगरा चौहान था कहां का? जालोर का। इसको मुछाला मालदीव कहते हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी मुच्छे रखता था। अब देखिए मालदीव, मुछाला मालदीव या मालदीव सोनगरा जो जालोर का था, उसको अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी का 1315 में यहां का प्रशासक नियुक्त है खिजर खान करके, और वो दिल्ली लौट जाता है। यानी खिजर खान के लौटने के बाद सोनगरा चौहान जो जालोर का था, मुछाला मालदीव, वो यहां का शासक बनता है। यहां देखिए मुछाला मालदीव पे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। साथियों, हमारे कानड़ देव सिलेबस में एसी में, और कानड़ देव का ये छोटा भाई था, और अलाउद्दीन खिलजी है ये 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करता है, और उस जालोर के साके में कानड़ देव वीरगति को प्राप्त होता है। वहां भी साका होता है, और कानड़ देव और उसका पुत्र वीरमदेव वीरता से लड़ते हुए मारे जाते हैं, और कानड़ देव का पूरा परिवार मारा जाता है।
केवल उसका एक छोटा भाई बचता है। कौन बचता है? मुछाला मालदेव बचता है, और ये वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की, इस कारण इनको इनाम देने के लिए 1315 में यहां का शासक उन्होंने नियुक्त कर दिया था। तो इस तरह से साथियों यहां क्या है कि ये मालदेव बना, मालदेव के बाद इसका पुत्र जैसा बना, और 1326 में जैसा को हराकर हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। ये तो यहां की कहानी हुई। वापस अपने इस पे आते हैं कि जैसे ही खिजर खान का अधिकार होता है, खिजराबाद मिलता है। यहां दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि खिजराबाद जो नाम है वो हमें कहां मिलता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में 1310 ईस्वी का एक फारसी अभिलेख मिलता है। फारसी अभिलेख है 1310 ईस्वी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में। इसमें लिखा हुआ है कि खिजर खान के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। यह अपने ध्यान रखना है। फारसी अभिलेख में इसका उल्लेख हमें मिलता है। अब देखिए रानी पद्मिनी पे और भी क्वेश्चन आता है, और ये पूछा जा सकता है कि रानी पद्मिनी है वो कितनी महिलाओं के साथ सती हुई थी? तो 1600 महिलाओं के साथ उसने जौहर किया था। रानी पद्मिनी ने जौहर किया है 1600 महिलाओं के साथ। अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्यागे हैं। रावल रतन सिंह भी यहां शहीद हुए हैं। गोरा बादल यहाँ के क्या है सेनापति हैं, वो भी वीरता से लड़े हुए शहीद हुए हैं। और इस तरह से रावल रतन सिंह का ये चैप्टर रहता है साथियों। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि वर्ष 2018 में ये रानी पद्मिनी है, इन पर एक फिल्म बनी थी। कौन सी फिल्म बनी थी? पद्मावत। देखिए उसका नाम पहले रानी पद्मिनी रखा गया था। रानी पद्मिनी रखा गया, इस पे राजपूत समाज के द्वारा विरोध किया गया, और विरोध करने के बाद उसका नाम पद्मावत रखा गया। अब पद्मावत फिल्म का एक अपने को ध्यान रखना है, और पद्मावत फिल्म के साथ साथ में रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता है, इस पर अधिकांश इतिहासकार संदेह व्यक्त करते हैं। केवल एक ही इतिहासकार है जो इनकी जो ऐतिहासिकता है उसको प्रमाणित करते हैं, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। उन पे बात करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए साथियों आगे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा है, ये हमारे इतिहासकार हैं। ये एकमात्र इतिहासकार हैं जो डॉक्टर दशरथ शर्मा। देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा है, ये विशेषतः किसके लिए जाने जाते हैं? ये विशेषतः चौहान इतिहास लिखने के लिए, अजमेर की चौहानों का इतिहास लिखने के लिए जाने जाते हैं। परंतु ये रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एकमात्र इतिहासकार हैं जो रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं? तो वो एकमात्र इतिहासकार कौन है? वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपके लिए, अति महत्वपूर्ण है, वो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। वो ये पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किस इतिहासकार ने बताया? ध्यान रखना साथियों कि यहां एक तो स्टुअर्ट पिगट महोदय है, ये स्टुअर्ट पिगट है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता है, इसकी दो जुड़वा राजधानियां थी, एक थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदड़ो। ये इतिहास स्टुअर्ट पिगट है, इन्होंने कहा था प्रारंभ में कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जुड़वा राजधानियां थी किसकी? सिंधु सभ्यता की। और दशरथ शर्मा है, इन्होंने कहा कि कालीबंगा है ये तीसरी राजधानी थी सिंधु सभ्यता की। ये राजस्थान जीके में सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे दशरथ शर्मा को। दशरथ शर्मा से संबंधित चौहानों का इतिहास लिखने के लिए जाने जाते हैं। रानी पद्मिनी की, रानी जो पद्मिनी है इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित करते हैं, और कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम फिल्म पे बात करते हैं पद्मावत पर, जिस पे भी विवाद हो जाता है या जिस भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कैरेक्टर पर कोई भी फिल्म वगैरह बनती है तो राजस्थान में उस पर ट्रेंड है
क्या करने का, पेपर में क्वेश्चन पूछने का। अब ध्यान रखिए पद्मावत है, इस पद्मावत पर 25 जनवरी 2018 को एक फिल्म रिलीज हुई, पद्मावत फिल्म रिलीज हुई है और ये मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत रचना है उसके आधार पर पूरी फिल्म बनी है। इस फिल्म की पद्मावत फिल्म की जो निर्देशक हैं, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली ये इसके निर्देशक हैं। इसमें अभिनेत्री कह दो या दूसरी रूप में अपनी ये कह दो कि रानी पद्मिनी का रोल इस फिल्म में किसने किया है? तो दीपिका पादुकोण है। इन्होंने इस फिल्म में क्या किया है? रानी पद्मिनी का रोल किया है। इसके साथ ही हमें मित्रों ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है शाहिद कपूर हैं, इन्होंने इस फिल्म में क्या किया? रावल रतन सिंह का रोल किया है। पद्मावत फिल्म में रावल रतन सिंह का रोल किसने किया है? शाहिद कपूर ने। और इसके बाद में रणवीर सिंह ने क्या किया? रणवीर सिंह ने इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया। अलाउद्दीन खिलजी का रोल पद्मावत फिल्म में कौन करते हैं? रणवीर सिंह करते हैं। तो इस फिल्म के बारे में हमें ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए मित्रों, अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान जीके जो है, इस राजस्थान जीके में सबसे ज्यादा अंकदायी पोर्शन रहने वाला है वो ज्योग्राफी प्लस अर्थव्यवस्था रहने वाली है। ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था जो हम बैच स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या है कि 15 फरवरी के बाद देखेंगे, यानी अपना 15 फरवरी के बाद ज्योग्राफी और ये रहेंगे। पहले अपना क्या कि कला संस्कृति अपने को स्टार्ट करनी है, अपने को इतिहास स्टार्ट करना है या अपने को राजनीति स्टार्ट करनी है। इन तीनों में से कोई एक करनी है। वो टेलीग्राम पर मैं आपका खुला पोल करवा लूंगा, आप बता देना, जिसके भी परसेंटेज ज्यादा होगी उसको अपने शुरू कर लेंगे। इनका 15 फरवरी के बाद क्यों करेंगे? क्योंकि फरवरी में एक तो बजट आने वाला है, उसमें नए आंकड़े अपडेट होंगे, प्लस फरवरी में ही 2020-21 की आर्थिक समीक्षा आने वाली है, उसके आंकड़े हम अर्थव्यवस्था में रखेंगे, लेटेस्ट आंकड़े, ताकि हम अच्छे से क्लियर कर पाए, अच्छे से याद कर पाए। इसलिए उसको 15 फरवरी के बाद हम लेंगे। 24 जनवरी को हम नया बैच शुरू कर रहे हैं हमारा राजस्थान जीके का, और उसकी मात्र 1000 रुपए फीस हमने रखी है 26 जनवरी तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। और उसमें केवल महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इसी तरह से बताए जाएंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट लें पहले, और फिर स्क्रीनशॉट उनका ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद केवल और केवल एक ही गाइड पढ़े साथियों, कोई भी एक गाइड, प्लस दिशा 2020 में जो राजस्थान के पीछे के पेपर आए हैं, राजस्थान में केवल इतना ही पढ़े, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें फिलहाल स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़ना है, समय का सही सदुपयोग करना है। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए इसका सही से हम सदुपयोग करें। ऐसे ही मैं आशा करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर साथी इस बार बनेंगे, और निश्चित ही है कि अगले वाले 2.5 महीने में जो अच्छी तरह से मेहनत कर गया, उसके लिए कोई भी कारण नहीं रहेगा कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर न बने। कहीं भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि अभी कंपटीशन नहीं है साथियों, वास्तव में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि लोगों में हिम्मत नहीं है इसको क्रैक करने की, अपने आप को सही खड़ा करने की। इस दौर में, इस प्रतियोगी परीक्षा में अपने आप को खड़ा करने की हिम्मत नहीं है। जिस आदमी में हिम्मत नहीं होती वो कुछ नहीं कर सकता साथियों। अक्सर मैं कहता हूं कि आपको जिताने वाले भी आप हैं, आपको हराने वाले भी आप हैं, इसलिए अपने आप को तैयार करें और जुट जाएं। बस 2.5 महीने की बात है, हम निश्चित ही ये पद प्राप्त करें। आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।